to you all at my YouTube channel Study Time with SK. Hello, this is सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BSHF 101 के आंसर की, जो एग्जामिनेशन 2 मार्च 2021 को कंडक्ट कराया गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम में आया था, हु अमंग द फॉलोइंग थॉट ऑफ सोसाइटी एज अ सोशल सिस्टम। इनमें से वो कौन है जिन्होंने सोसाइटी को एज अ सोशल सिस्टम कह के सोचा। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, गिडन्स। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ऑटोक्रेटिक रिजीम्स एग्जिस्ट बाय। ऑटोक्रेटिक जो रिजीम है वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं, तो वो एग्जिस्ट करती हैं बाय द सप्रेशन ऑफ डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सप्रेशन का मतलब होता है दमन करना। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, इन ओल्ड स्टोन एज पीपल लिव एंटायरली ऑन। ओल्ड स्टोन एज में पीपल किस तरीके से रहते थे, किस पे डिपेंडेंट थे पूरी तरीके से, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग। इन तीनों चीज़ों पर ही ओल्ड स्टोन एज में पीपल की पूरी लाइफ जो है वो डिपेंड करती थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स वर एविडेंट इन विच पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मानव इतिहास में सीरियल्स का कल्टीवेशन कहाँ पर पाया गया, उसके एविडेंस कहाँ मिले हैं, ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ब्रॉन्ज एज के अंदर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स के एविडेंस मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रॉन्ज एज में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था और एग्रीकल्चर ना लिख करके यहाँ पर सीरियल कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स लिख दिया गया है, इसीलिए पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग आयरन एज आयरन वॉज यूज्ड फॉर। आयरन एज में आयरन किस लिए यूज किया जाता था, ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस थे और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, मेकिंग एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, कुल्हाड़ियों को बनाने के लिए आयरन का इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी आपको पता है कि जो कुल्हाड़ी होती है उसका जो अगला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, वो आयरन का होता है और ये हिस्सा लकड़ी का होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस एज का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, ब्रॉन्ज एज। मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की 2 ग्रेट सिटीज़ हुई, एक हुआ मोहनजोदड़ो और दूसरा हुआ हड़प्पा, और ये दोनों जो हैं इसके एविडेंस इस तरीके से मिले थे कि ये लेट ब्रोंज एज के सिविलाइजेशंस थे। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सरप्लस इन फूड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ब्रोंज एज गिव राइज टू स्ट्रेटिफिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सोशल हायरची। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कंटेम्प्रेरी anthropology has demonstrated that tribal not living in modern society is often an acute observe of nature. पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिक एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की इनमें से वो कौन सी एबिलिटी है जो यूनिक नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, हंटिंग। आपको पता है शिकार करना, जानवर भी शिकार करते हैं, इंसान भी शिकार करते हैं, तो ये उनकी एक यूनिक एबिलिटी नहीं हुई। वहीं पर सिंबल्स को यूज़ करना, इमोशंस शो करना, सोचना, ये सारी जो एबिलिटीज़ होती हैं वो ह्यूमन की यूनिक एबिलिटी है। वहीं पर जो हंटिंग है वो ह्यूमन की यूनिक एबिलिटी नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मार्क्स द बिगनिंग ऑफ। कॉज और इफेक्ट जो है इसकी रिलेशनशिप किस चीज़ की बिगनिंग को मार्क करती है, तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द इंडियन ट्रेडिशन डज नॉट सी एनी ऑपोजिशन बिटवीन। जो भारतीय ट्रेडिशन है, जो संस्कृति है, सभ्यता है, ये किस चीज़ के बीच में कोई भी ऑपोजिशन नहीं देखती है, तो ये ऑपोजिशन नहीं देखती है साइंस और वैल्यूज़ के बीच में। पॉइंट नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन का वैल्यू है वो है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि सत्य, और साइंस में देखा जाए तो सत्य दैट इज एक्सपेरिमेंट, शिवम मतलब जो वेलफेयर है दैट इज शिवम, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेस होता है और उससे लोगों का फायदा होता है दैट इज वेलफेयर, और वो शिवम है। और अगर हम सुंदरम की बात करें तो जो प्रिंसिपल होती है किसी भी एक थ्योरी की, वो होती है, उसकी जो ब्यूटी है दैट इज सुंदरम। तो साइंस और वैल्यूज जो हैं
ये दोनों में कहीं भी ऑपोजिशन नहीं दिखाई देता है इंडियन ट्रेडिशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, लाइक साइंस मैजिक सीक्स। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, कमांड ओवर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसिस द रोल ऑफ इंडिविजुअल ओवर दैट ऑफ द चर्च फॉर रिलीजियस सेल्वेशन। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और ये है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो उसके लिए जो सब्जेक्ट मैटर है वो ह्यूमन बीइंग होता है। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज नॉट एसोसिएटेड विथ। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किससे एसोसिएटेड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, बाइपोलर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रेट revival of art, literature and social awakening in Europe during 14th to 16th century is known as Renaissance। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, फ्यूडलिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री में फ्यूडलिज्म किस पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक था, ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस थे क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, मिडिल एज, बी सेकंड ऑप्शन था इंडस्ट्रियल एज, थर्ड एंशिएंट पीरियड, और डी है फोर्थ वन है मॉडर्न पीरियड। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, मिडिल एजेस। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर मार्क द बिगनिंग ऑफ। क्वेश्चन नंबर 18, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, कैपिटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द अर्ली मिडिवल पीरियड ऑफ यूरोप मैन्युफैक्चरर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑर्गेनाइज्ड एज गिल्ड्स। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। जो अर्ली मिडिवल पीरियड था यूरोप के अंदर, वहाँ पर मैन्युफैक्चर और क्राफ्ट्समैन जिस यूनियन में रहते थे उसे गिल्ड्स कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 पे अब आ जाते हैं, फैक्ट्रीज एंड द मशीनरीज वर ऑन बाय हुम इन इंडस्ट्रियल यूरोप। इंडस्ट्रियल यूरोप में मशीनरीज और फैक्ट्रीज के मालिक ज़्यादातर कौन लोग थे, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, कैपिटलिस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, ह्यूमनिज्म इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ रेनेसां। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, द बुक प्रिंस इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंस नाम की किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, निकोलो मैचिवेली के द्वारा लिखी गई है द प्रिंस नाम की किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपने देखा, जिसके लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं, और ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स वर यूज्ड टू स्टडी द हेवनली बॉडी इन 16th सेंचुरी यूरोप। 16वीं शताब्दी में यूरोप में हेवनली बॉडीज़ की स्टडी करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता था, तो आपको पता है कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का यूज़ किया था। गैलीलियो जो है वो 16th सेंचुरी के आसपास में यूरोप में थे। तो टेलीस्कोप का जो टेलीस्कोप है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हेवनली बॉडीज़ का स्टडी किया जाता था 16th सेंचुरी में यूरोप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं अब, कोपरनिकस एंड गैलीलियोस कंसेप्शन ऑफ यूनिवर्स हैज़। मैंने आपको ये बताया था कि कोपरनिकस का जो मॉडल था यूनिवर्स का वो किस प्रकार का था, एरिस्टोटस के मॉडल से मिलता जुलता उनका मॉडल था। तो पॉइंट नंबर 1 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, द सन एज अ सेंटर ऑफ यूनिवर्स। कोपरनिकस और गैलीलियो दोनों के ही जो कंसेप्शन थे यूनिवर्स में, उसमें ये था कि जो सन है वो यूनिवर्स के सेंटर में है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं अब, फ्रांसिस बेकन वन ऑफ द पॉइनियर्स ऑफ इम्प्रेसिज्म एडवोकेट इंडक्टिव मेथड। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जहाँ पर फ्रांसिस बेकन जो थे वो ऑप्शन में थे और इंडक्टिव मेथड जो है ये क्वेश्चन के अंदर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये है द रेनेसा आर्ट वॉज। रेनेसा का आर्ट कैसा था, तो रेनेसा का जो आर्ट था वो बिब्लिकल था इन नेचर। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द रेनेसा लिटरेरी आउटपुट वॉज द यूज ऑफ। किस टाइप की लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था रेनेसा के लिटरेरी आउटपुट के अंदर, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। पॉइंट नंबर 4 वर्नाकुलर लैंग्वेज, वहाँ की जो आम बोलचाल की भाषा थी उसका ही यूज़ किया जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंडियाज बेस्ट नॉन
एक्सपोर्ट इन 18th सेंचुरी वॉज कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल का 18th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था भारत से। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड मच ऑफ इंडिया फ्रॉम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में कहाँ से कहाँ तक रूल किया, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। 1757 से लेकर के 1857 तक माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया। इसके बाद हम 1757 में आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हुई थी और जो ब्रिटिश थे वो हमसे जीत चुके थे बैटल ऑफ प्लासी। जिसके बाद 1858 के अंदर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने इंडिया को कंकर कर लिया था, वो हुआ था 1857 के अंदर। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ से कहाँ तक रूल किया, 1757 से लेकर के 1857 तक। तो पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और ये है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय इंडियंस नेशनलिस्ट रेफर टू एज प्रोसेस वेयर एज। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इंडियाज वेल्थ वॉज एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड विथ नो इकोनॉमिक गेन्स फॉर इंडिया। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है अब आपके सामने ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स द जमींदार्स वर। जमींदार क्या थे कॉलोनियल टाइम में, ये आपको बताना है। आपको पता है कि जमींदार जब परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम आया था उस वक्त एक नया वर्ग उभर करके आया था और ये इंटरमीडिएरी था पीजेंट्स और स्टेट के बीच में। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर कॉटन, जूट, इंडिगो एंड ओपियम आर एग्जाम्पल ऑफ कैश ग्रुप्स। ये सभी कैश ग्रुप के एग्जाम्पल होते हैं। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है अब आपके सामने इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ब्रिटिश एम्पायर के डायरेक्ट रूल में इंडिया कब आ गया था, वो 1858 में आ गया था। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कास्ट किस टाइप के स्टेटस का एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। तो कास्ट जो है वो एक एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है जो आप जैसे ही जन्म लेते हो वैसे ही आपके साथ जुड़ जाता है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। डेविस एंड मोरी आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कास्ट। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि वो फंक्शनलिस्ट अप्रोच, फंक्शनलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते थे डेविस और मोरी। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर डैश इज अ रूल विच इंसिस्ट दैट वन कैन मैरी ओनली आउटसाइड ऑफ वंस ग्रुप और लाइनेज। ये जो होती है ये एक्सोगेमी होती है। 36 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑनरशिप ऑफ रिसोर्स इज कॉमन। किस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो ऑनरशिप है रिसोर्स का वो कॉमन होता है। तो 37 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा कैपिटलिस्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38 है अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज लेगिटिमाइज्ड बाय कस्टम्स। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 ट्रेडिशनल अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का विच इज द कट ऑफ एज फॉर ट्रीटिंग बॉयज एंड गर्ल्स एज चाइल्ड। बॉय और गर्ल को एज अ चाइल्ड ट्रीट किया जाए इसका कट ऑफ एज कितना है ये आपको बताना है। तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 18 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर द टर्म शेड्यूल कास्ट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया एक्ट ऑफ 1935। 1935 में एक्ट लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट का पहली बार इस्तेमाल किया गया था और ये एक्ट लेकर के आए थे ब्रिटिश। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ और ये क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन कराया हुआ ही है कि 1953 में किस कमीशन को कंस्टिट्यूट किया गया था फॉर आइडेंटिफाइंग द क्राइटेरिया एंड प्रिपरेशन और लिस्ट ऑफ ओबीसीज। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा काका कालेकर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या रेफर करता है, तो ये रेडिकल चेंज रेफर करता है। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। सोशल डार्विनिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दीज स्कॉलर्स। इनमें से कौन से वो स्कॉलर हैं जिनसे सोशल डार्विनिज्म जो है वो एसोसिएटेड है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर।
हर्बर्ट स्पेंसर ने एक थ्योरी दी थी सोशल डार्विनिज्म की, और जो हर्बर्ट स्पेंसर थे वो ज़्यादा प्रभावित थे चार्ल्स डार्विन से, और उन्होंने अपने थ्योरी का नाम सोशल डार्विनिज्म रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, और ये है विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड द प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। प्रीफेस, जो प्रियम्बल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए पॉइंट नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। द ग्रीक वर्ड डेमोस विच कंस्टिट्यूट्स द वर्ड डेमोक्रेसी रेफर्स टू पीपल। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। अब ये पंचायती राज इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का कौन सा इसमें से पार्ट है ये आपको बताना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सिविल सोसाइटी के पार्ट्स होते हैं आपके एनजीओज, लॉबीज, पीपल के मूवमेंट और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 का। PIL का आपको फुल फॉर्म बताना है। हमने इसका फुल फॉर्म आपको बताया था, ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। पॉइंट नंबर 3 PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्वेश्चन नंबर 49 पे अब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है द चीफ सेक्रेटरी हेड्स द एडमिनिस्ट्रेशन एट स्टेट लेवल। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 पे अब आ जाते हैं, और ये पार्ट 1 है जहाँ पर हम देख रहे हैं 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस के आंसर की, जिसका एग्जामिनेशन 2 मार्च 2021 को कंडक्ट कराया गया। BSHF 101 का आंसर की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का कौन सा इसमें से कैरेक्टर नहीं है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। तो ये वीडियो आपने देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।